हेलो एवरीवन, वेलकम टू करिश्मा एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है टारगेट 100 आउट ऑफ 100। ये जो सीरीज़ है ये आपके राजनीतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान से संबंधित सभी क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने भूगोल बुक के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक आपसे डिस्कस करे थे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो पर आने से पहले या इसे पूरा देखने से पहले आप सब क्या करिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से पहले टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का फर्स्ट पार्ट देखिए। ओके, ये नेक्स्ट पार्ट आप तभी देखिएगा जब आपका भूगोल का पूरा रिवीजन हो जाए। भूगोल में आपके कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, जैसे कि मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। आज के लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप सामाजिक विज्ञान के पेपर को लेकर परेशान हैं, आपने रिवीजन नहीं किया है, आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कुछ हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो से पास हो सकते हैं जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, और जो बच्चे अच्छे हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं ये सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसका नाम है टारगेट 100 आउट ऑफ 100। आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं, आपको वीडियो अगर यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक और इन्फॉर्मेशन, राजनीतिक विज्ञान के जितने भी चैप्टर राजस्थान बोर्ड में आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये सभी चैप्टर का लेक्चर मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि इन सभी चैप्टर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा सकूं, तो आप सभी लेक्चर को देख भी सकते हैं और उसके बाद इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी क्या है? सत्ता मतलब पावर, ठीक है, साझेदारी मतलब सत्ता को बांटना। इसकी परिभाषा क्या होगी? जब अपनी शक्तियों को विभिन्न इकाइयों में बांट दिया जाता है तो इसे क्या कहेंगे? सत्ता की साझेदारी। जब सरकार अपनी शक्तियों को विभिन्न इकाइयों में, विभिन्न व्यक्तियों में बांट देती है तो इसे आप क्या कहेंगे? सत्ता की साझेदारी। इसका महत्व क्यों है? सत्ता की साझेदारी राष्ट्र में उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों को कम करती है, विभिन्न संघर्षों को कम करती है। यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, आप याद रखें, सबसे पहले परिभाषा, उसके बाद इसका महत्व क्या है। तो ये आपसी संघर्ष को कम करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका की जातीय असमानता पर टिप्पणी करिए। श्रीलंका की जातीय असमानता पर टिप्पणी करिए। श्रीलंका के बारे में मैं आपको जो बता रही हूँ ये आप नोट कर ले, वीडियो को केवल सुने ना, आप कॉपी और रजिस्टर साथ में लेकर बैठे, पेन लेकर बैठे, ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ आप उन्हें लिख पाएँ। ओके, सबसे पहले श्रीलंका का अवस्थिति देखें। श्रीलंका कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिणी हिस्से पर, भारत के दक्षिणी छोर पर कौन सा देश स्थित है? श्रीलंका। ठीक है, आपने देखा होगा भारत का ये मैप है, तो यहाँ पर जो स्थित है, स्थिति किसकी है? श्रीलंका की। श्रीलंका दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या 2 करोड़ है। ठीक है, श्रीलंका क्या है? भारत के दक्षिण में स्थित दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या केवल 2 करोड़ है। यह जनसंख्या बराबर है किसके? हमारे हरियाणा राज्य के। क्लियर है? श्रीलंका में 2 समुदाय के लोग रहते हैं। पहला सिंगली समुदाय और दूसरा तमिल समुदाय। ओके, 2 समुदाय के लोग रहते हैं श्रीलंका में, सिंगली भाषा बोलने वाले लोग और तमिल भाषा बोलने वाले लोग।
सिंगली भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 74% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? सिंगली भाषा बोलते हैं। वहीं 18% लोग तमिल भाषा बोलते हैं। तो ये क्या है? श्रीलंका में जातीय असमानता है, लोग जाति में बटे हैं, भाषाई असमानता है। कैसे? श्रीलंका, सबसे पहले लिखे, श्रीलंका दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश है। इसकी जनसंख्या केवल 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा के बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप? श्रीलंका में भाषाई आधार पर विविधता देखने को मिलती है। 74% लोग सिंगली भाषा बोलते हैं और ये कौन से समुदाय से संबंधित है? ये बौद्ध समुदाय से संबंधित है। वहीं 18% लोग तमिल भाषा बोलते हैं, या तो ये हिंदू हैं और या मुस्लिम हैं। ओके, तो इन दोनों ही समूहों में आपसी संघर्ष होता रहता है। ठीक, तो इसे आप पूरा तरीके से समझाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद पर टिप्पणी करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यक किसे कहते हैं? ऐसा समुदाय जो किसी भी राष्ट्र में, जो किसी भी क्षेत्र में अधिक संख्या में हो, उसे आप क्या कहेंगे? बहुसंख्यक समुदाय कहेंगे। ऐसा समूह जो किसी भी राष्ट्र या क्षेत्र में बहुसंख्या में हो, उसे बहुसंख्यक समुदाय कहेंगे। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? सिंगली भाषा बोलने वाले लोग। तो इन्होंने क्या किया था? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को अपनाया था। सिंगली समुदाय ने क्या किया? श्रीलंका में इलेक्शन हुए, वहां पर सरकार ने चुनाव करवाए और सिंगली समुदाय की सरकार निकल कर आई। वहां पर सरकार का गठन किसने किया? सिंगली समुदाय ने किया। और सिंगली समुदाय ने जब सरकार बनाई तो 1956 में एक अधिनियम लेकर आई। 1956 में क्या लेकर आई? एक अधिनियम लेकर आई, जिसके तहत उसने क्या किया? सिंगली समुदाय को अत्यधिक महत्व प्रदान किया। क्या किया? सिंगली समुदाय को अत्यधिक महत्व प्रदान कर दिया। क्या क्या महत्व दिया? पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिएगा, सिंगली भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। सिंगली भाषा को क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है, सिंगली समुदाय के लोग जो बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे, इसमें क्या किया गया? सेकंड पॉइंट लिखिएगा, बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। क्या किया गया? बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। थर्ड होगा, इस कानून के तहत ये कहा गया कि जब भी रोजगार और यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों में प्रवेश की बात होगी तो सिंगली समुदाय को रिजर्वेशन दिया जाएगा, विशेष सीटें इनके लिए आरक्षित कर दी गई। इसे क्या कहा जाता है? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। अब इसका प्रभाव क्या हुआ? तो इसका प्रभाव हुआ कि तमिल समुदाय को लगा कि उनके साथ तो गलत व्यवहार हो रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने विभिन्न पार्टियों का गठन किया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, उन्होंने समान अधिकारों की मांग की कि भैया समान अधिकार चाहिए, हमें श्रीलंका में रहना है, अगर तुम्हें रहना है और हमें रहना है तो समान अधिकारों की बात करिए। ठीक है, इसके अलावा तमिल समुदाय के लिए एक अलग राज्य की मांग करने लगे, जिसे इलम कहा गया। याद रखिएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इलम क्या है? तमिल समुदाय ने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग की, जिसे क्या कहा जाता है? इलम कहा गया। इन्होंने कहा कि तमिल भाषा को भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेल्जियम मॉडल आदर्श है, समझाइए। तो बेल्जियम का मॉडल आप याद रखें। बेल्जियम क्या है? यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम क्या है? यूरोप का एक छोटा सा देश है, जिसकी सीमा 4 देशों से लगती है। कौन कौन से हैं वो देश? नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग। कौन कौन सी देशों से सीमा लगती है बेल्जियम की? नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश है, जिसकी सीमा 4 देशों से लगती है, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। क्लियर है? उसके बाद देखिए, बेल्जियम में क्या है?
बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है राजधानी? ब्रुसेल्स। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बेल्जियम की राजधानी बताइए, तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रसेल्स। बेल्जियम में भी वही प्रकार की असमानता है जैसे श्रीलंका में है। जैसे श्रीलंका में 2 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, वैसे ही बेल्जियम में भी 2 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। आइए यहाँ नेक्स्ट पेज, मैं आपको पेज पर समझा देती हूँ। यहाँ देखिए, मैं आपको बेल्जियम के बारे में बता देती हूँ। बेल्जियम सबसे पहले, बेल्जियम क्या है? यूरोप का एक देश है। इसके अलावा इसकी सीमा कौन कौन से देशों से लगती है? तो फ्रांस, जर्मनी, और कौन से देश था? नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। क्लियर है? इसके अलावा इसमें 2 समुदाय के लोग रहते हैं, 2 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। 59% लोग जो हैं वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। कौन से इलाके में? फ्लेमिश इलाके में। और ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ये डच भाषा बोलते हैं। वहीं 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया इलाके में रहते हैं। कौन से इलाके में? वेलोनिया इलाके में। और ये लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। वहीं 1% जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? जर्मन भाषा बोलते हैं। तो बेल्जियम में ये क्या है? भाषा ही असमानता है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो वहाँ की सरकार ने क्या किया? वहाँ के नेता ने समझदारी दिखाते हुए अपने संविधान में 4 संशोधन किए। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कितने संशोधन किए गए? 4 संशोधन किए गए। देखिए, पहला, केंद्र सरकार में मंत्रियों की समान संख्या। केंद्र सरकार में क्या कर दिया गया कि जब भी केंद्र में सरकार बनाई जाएगी तो उसमें दोनों भाषा बोलने वाले लोगों के मंत्रियों की संख्या क्या होगी? समान होगी। इसके अलावा पृथक राज्य सरकार, वहाँ पर शक्तियों का विभाजन कर दिया गया और कहा गया कि राज्य में अलग स्वतंत्र सरकार होगी। नेक्स्ट है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स राजधानी है किसकी? बेल्जियम की। तो ब्रुसेल्स में पृथक सरकार का गठन किया गया। क्यों? ब्रुसेल्स में अगर जातीय विभाजन को देखें या भाषाई विभाजन को देखें तो 80% लोग वहाँ फ्रेंच बोलते हैं, वहीं 20% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक सरकार का गठन। बेल्जियम के लीडर्स ने क्या किया? सामुदायिक सरकार का गठन किया गया जो समुदाय के व्यक्तियों द्वारा ही चुनी जाती थी। इसका मतलब अगर जर्मन सामुदायिक सरकार का गठन करना है तो वहाँ पर वोट कौन देगा? जर्मन समुदाय के लोग ही वोट देंगे। तो इसको क्या कहा जाता है? इन 4 संशोधन को बेल्जियम का मॉडल कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेल्जियम मॉडल आदर्श है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नियंत्रण व संतुलन की नीति को समझाइए। नियंत्रण व संतुलन की नीति क्या है? या सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाता है। तो क्या है? सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता की साझेदारी। आपने पढ़ा होगा, देखिए, सरकार के विभिन्न अंगों में जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के विभिन्न अंगों में क्या है? ये सत्ता की साझेदारी है। इसे क्या कहा जाता है? सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसका मतलब कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? व्यवस्थापिका के पास। उसे लागू करने का काम कार्यपालिका के पास। और उसे सही है या नहीं, ये काम किसका है? ये काम है
ओके, ये काम किसका है? ये न्यायपालिका का कार्य है। तो याद रखें, व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका यह चेक करती है कि ये कानून सही है या नहीं। तो इसे क्या कहा जाता है? नियंत्रण व संतुलन की नीति। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, संघवाद को परिभाषित करते हुए संघवाद के प्रकार बताइए। संघवाद किसे कहते हैं? ऐसा राष्ट्र या ऐसा देश जहां 2 से अधिक स्तरों की सरकार पाई जाती है, उसे क्या कहेंगे? संघवाद कहेंगे। ऐसा देश जहां 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें पाई जाती हैं, उसे आप क्या कहेंगे? संघवाद कहेंगे। तो संघवाद के कितने प्रकार हैं? संघवाद के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। पहला, कमिंग टुगेदर मॉडल, दूसरा होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर मॉडल में क्या किया जाता है? विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं, इसे क्या कहेंगे? कमिंग टुगेदर मॉडल। तो इसके उदाहरण देख लीजिए, यूएसए आपको देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया इसका उदाहरण है, कनाडा इसका उदाहरण है। वही होल्डिंग टुगेदर मॉडल क्या है? जब एक बड़ी इकाई को, जब एक बड़े देश को विभिन्न राज्यों में बांट दिया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? होल्डिंग टुगेदर मॉडल कहेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत एक संघीय शासन व्यवस्था है, समझाइए। तो जो भी संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं, जैसे 1 से अधिक प्रकार, 2 या 2 से अधिक प्रकार की सरकारें होनी चाहिए, तो हाँ, भारत में राज्य स्तर पर राज्य सरकारें, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकारें और स्थानीय स्तर पर नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत हैं। वही भारत में शक्तियों का विभाजन विभिन्न अंगों में किया गया है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में। इसके अलावा भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? संघ सूची, समवर्ती सूची और कौन सी सूची होती है एक और? राज्य सूची। इन्हें भी याद रखें। कितनी सूची हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। वहीं समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। वहीं राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल और केवल राज्य सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो संघवाद की वही प्रमुख विशेषताएं हैं, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होनी चाहिए, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना चाहिए। तो ये सभी क्या हैं? संघवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? जब सत्ता को विभिन्न इकाइयों में बांट दिया जाता है तो इसे क्या कहेंगे? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहेंगे। या इसकी ये परिभाषा हो सकती है, जब राज्य सरकारें केंद्र सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को देती हैं तो उसे क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता के नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए 1952 में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को समझाइए। स्थानीय स्वशासन को मजबूती प्रदान करने के लिए 1992 में सरकार क्या लेकर आई? भारतीय संविधान में इसने 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों की स्थापना की गई। वहीं 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निगम और नगर पालिका की स्थापना की गई। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत का निर्वाचन करना, चुनाव करवाना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इन चुनावों का संचालन नियमित रूप से होना चाहिए। वहीं 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई और राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया
ताकि क्या किया जा सके, ताकि स्थानीय स्वशासन को मजबूती प्रदान किया जा सके। आज के लेक्चर में हम 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।